हेलो हेलो। ठीक है, एकदम ध्यान से देखो। ठीक है, और यहाँ समझने की कोशिश करो कि चल क्या रहा है। फाइनली तीन ही चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, एक जिसको बोला गया स्थायी बंदोबस्त, दूसरा बोला गया महालवाड़ी और तीसरा बोला रैयतवाड़ी। अब यहाँ पे अलग अलग समझोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा टॉपिक है कि इस तीन को एक साथ अगर समझाया जाए तो फिर बहुत अच्छे तरीके से हम क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। कोई समस्या है यहाँ तक? पहला यहाँ पे देखो, अब स्वाभाविक सी बात है कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी कंट्रोल किया गया, पहली बार कहाँ पे किया गया कंट्रोल? बंगाल में किया गया। जब पहली बार अंग्रेज़ों का जब कंट्रोल बंगाल में किया गया तो स्वाभाविक है कि बंगाल पे ही उनके द्वारा शुरू कर दिया गया कि वहीं है जहाँ की जड़ें कमज़ोर होगी, वहाँ से काटना क्या होगा, आसान होगा। बंगाल में उनको समझ में आ गया। इधर सब ठीक है, निज़ाम, मराठा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे-ऐसे क्षेत्र थे और भौगोलिक दृष्टिकोण से ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था। यहाँ पे पुर्तगाली भी थे, फ्रांसीसी भी थे, इतना आसान नहीं था। समझ में आ रहा? तो इसीलिए अंग्रेज़ अब बंगाल में गए। और बंगाल में गए तो पहले से जो चल रहा था, इजारेदारी प्रथा, जो सूबेदारों के द्वारा लागू किया गया था, उसी की जगह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब कुछ नहीं यहाँ पे, कितना अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। ईमानदारी से बताओ, लेक्चर देखी हो? पूरा पूरा? हाँ? यहाँ पे मैंने बताया क्या कि जो सूबेदारी जो व्यवस्था थी ना, जब अच्छे से देखोगे तो एक एक चीज़ मैंने क्लियर कर दिया था। ये दिक्कत हो रहा है। समझोगी जब तक नहीं। क्या हौच पौच कैसे हो जाएगा? ये जो सूबेदारी व्यवस्था थी यही था ना? सूबेदारी व्यवस्था में क्या देखे थे तुम लोग कि इसमें जो सूबेदार होता था, मुगल साम्राज्य के द्वारा जो भी अधिकारी नियुक्त किया गया था, ठीक है, राजस्व वसूली के लिए, वैसे अधिकारियों को किनारे कर दिया और बोला कि इन जमींदारों को क्या कर दिया, बोला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन जमींदारों को क्या बोला कि भाई तुम ही ले लो, ठीक है, जो भी कुछ गाँव का क्या ले लो, राजस्व वसूली के लिए हमसे तुम क्या कर लो, समझौता कर लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कर लो? एक समझौता कर लो, फिक्स कर लो कि भाई इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी राजस्व है तुम वसूली करके किसको दोगे? मुझे दोगे। अब जितना पे फिक्स हुआ, दिक्कत इससे क्या हुआ यहाँ पे, तो जमींदारों ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक कंडीशन था इसमें कि देना है, तो इसका मतलब क्या है, देना है। इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम वसूल रहे हो वही देना है। एक फिक्स कर लिया गया। मैंने कल 5,000 के एग्जाम्पल लिया था, याद आ रहा है? 5,000 अगर फिक्स कर लिया गया, अब हर हाल में जमींदारों को इस सूबेदारी व्यवस्था के तहत 5,000 रुपये देना था। चाहे ये किसानों से 10,000 वसूले, चाहे 1,000 वसूले, चाहे 1 रुपया नहीं वसूले, इनको देना पड़ेगा ज़मींदारों को। यहाँ पे सबसे पहले जो सूबेदार था, मैंने बताया था, नाम क्या था उसका? मुर्शिद कुली खां। तो ये सब याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुर्शिद कुली खां के समय ये हुआ था। मैंने बताया कि यहीं से थोड़ा-सा जटिल प्रक्रिया शुरू हो गई। ज़मींदारों ने, ठीक है, माने ज़मींदारों का जो रवैया था मुर्शिद कुली खां के प्रति अच्छा क्या था? नहीं था। अब यहाँ पे व्यवस्था चल रही है और धीरे-धीरे अंग्रेज़ भी अपना क्या कर रहे हैं, अपना पाँव पसार रहे हैं बंगाल के क्षेत्रों की तरफ। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे जब अंग्रेज़ आ गए, 1857 सॉरी 1757 हो गया, 1764 हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया।
तो हमने देखा कि अब बंगाल के क्षेत्रों पे अंग्रेजों के द्वारा द्वैध नीति अब क्या किया गया, अपनाया गया। कैसा नीति? द्वैध। द्वैध शासन बोलते हैं इसको। मैंने द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? दोहरा शासन। दोहरा शासन क्या किया गया, अपनाया गया। और इस दोहरा शासन के माध्यम से यहाँ पे अब दो चीजें हैं। पहला है, ठीक है, फौजदारी, क्योंकि एक राज्य में दो यही की चीज होता है, फौजदारी, और दूसरा क्या है, दीवानी। यानी फौजदारी कानून और दीवानी कानून। भारत में अभी भी देखो तो यही दो चीजें चल रहा है किसी भी देश में। ये है आपराधिक मामला, और ये बाकी सब आपराधिक मामलों को छोड़ के इतना भी सब किसके अंतर्गत आता है, दीवानी को आता है यहाँ। तो इस दीवानी को अंग्रेजों ने क्या किया, अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया। मैंने इनके जो लोग थे धीरे धीरे शासन क्या करने लगे। अब यहाँ पे अंग्रेज ऐसा क्यों किए, तो समझने वाली बात है कि अंग्रेज ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि उनको बंगाल के लोगों का जन विद्रोह झेलना ना पड़े। अचानक कोई आके करके और लोगों पे तलवार के बल पे, गोली के बल पे शासन कोई भी करेगा तो क्या होगा, समस्या। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब दीवानी को उन लोगों ने अपने कंट्रोल क्या कर लिया, यहाँ तक बताओ, कोई समस्या है? अब जब दीवानी प्रथा को जब अंग्रेजों के द्वारा जब पूरी तरीके से जब कंट्रोल कर ही लिया गया, तो अब वे लोग नीतियाँ भी क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते थे। अब ये जो नीतियाँ जो लागू की हैं उन लोगों ने, कब, 1793 में, एक इजारेदारी व्यवस्था की तरह इसने कौन सी व्यवस्था लाया, इस्तेमरारी। बड़ा अटपटा नाम है, इसको क्या बोलते हैं, अस्थाई बंदोबस्त। कौन सा बंदोबस्त? अस्थाई बंदोबस्त। समझ में आया? कब लाया गया? 1793 में। किसने लाया? कर्नवालिस के द्वारा। ये नाम एकदम अनिवार्य है, जब भी बोला जाए अस्थाई बंदोबस्त तो वो लोग 1793 में, ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा बंगाल में इसलिए ला रहा है, भू राजस्व वसूली के लिए। क्या? भू राजस्व वसूली के लिए ला रहा है। और ला रहा है कि नहीं ला रहा है? भू राजस्व वसूली के लिए जो कानून लाया, क्या बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त। अब एक काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है, बोला कि अस्थाई बंदोबस्त के तहत यहाँ पे ऊपर कौन रहेगा, ठीक है, अंग्रेज लोग रहेंगे। कौन रहेगा? अंग्रेज लोग रहेंगे। अंग्रेज लोग क्या करेंगे कि पूरा का पूरा जो भूमि का जो एक तरीके से पट्टा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सब किसके अंडर कंट्रोल में चला जाएगा, जमींदारों के अंडर कंट्रोल में चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने अंग्रेज किनको दे रहे हैं, जमींदार को दे रहे हैं। जमींदार अब इसमें क्या करेंगे, किसानों से, जो भी किसान है यहाँ पे, तो क्या है, तो क्या है, किसान है यहाँ पे, किसानों को गांव है, जमींदार इसमें कृषि करवाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इन किसानों से जमींदार क्या करेंगे, राजस्व की क्या करेंगे, राजस्व की क्या करेंगे, राजस्व की क्या करेंगे, वसूली। अब बताओ यहाँ तक कोई समस्या है? जब राजस्व की वसूली करेंगे तो ठीक, अब वो याद करो, इजारेदारी व्यवस्था, ये वही व्यवस्था है, कोई अलग नहीं है। वो मुर्शिद कुली खां के द्वारा क्या किया गया, लागू किया। अब अंग्रेज बोल रहे हैं कि देखो भाई, हमने तुम्हारे बीच बॉन्ड कर लिया, कितना का, 5,000 का। तुमको साल में कितना देना है, 5,000 देना है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करो, और मत समझना कि 5,000 है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 5,000 हमको तुमको सालाना देना है, इसका मतलब क्या है, देना है। अगर नहीं दोगे तो फिर तुम्हारी जो जमींदारी है क्या कर दी जाएगी, नीलाम कर दी जाएगी। ना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमारी जिम्मेदारी क्या कर दी जाएगी, नीलाम कर दी जाएगी। हर हाल में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। यहाँ पे राजस्व क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजों को देना पड़ेगा। कोई दिक्कत? यही है अस्थाई बंदोबस्त। तो राजस्व प्रणाली के तहत जो भी नीति अपनाया गया, कौन सा नीति, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त अपनाया गया, ठीक है। इसमें अंग्रेजों ने राजस्व वसूली के लिए जमींदारों को, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बिचौलिए के रूप में, बीच में एक नहीं है, बीच में देखो तो क्या इनको बोल दिया जाता है, बिचौलिया बोल दिया था कि बिचौलिए के रूप में किसानों से कर वसूली के लिए क्या किया,
अधिकार दिया। समझ में आया कि नहीं आया? और इसमें ये भी प्रावधान था कि अगर ज़मींदार यहाँ पे राजस्व नहीं कर रहे हैं, तो फिर ज़मींदारों की ज़िम्मेदारी क्या कर दी जाएगी? नीलामी कर। और यहाँ पे ज़मींदार में अब सब यहाँ पे लोग मौजूद हैं। यहाँ पे राजा भी है, छोटे-मोटे क्षेत्रों पे राजा होता था, वो भी ज़मींदार की कैटेगरी में आता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक कोई समस्या है? फिर मैंने दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन तुम लोगों से क्या पूछा कि इसका प्रभाव क्या पड़ा? क्या पड़ा? प्रभाव क्या पड़ा? उस समय पता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी ये फिक्स हुआ था 5,000 का, ज़मींदारों के लिए इसको इतना आसान क्या था? नहीं था। सबसे बड़ा कारण था कि कृषि वस्तु का मूल्य क्या था? बहुत कम था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ज़मींदारों के लिए हमेशा चैलेंज होता था कि भाई हम किसानों से वसूले करें कैसे? कड़ाई से वसूलते तो फिर ज़मींदारों और किसानों में क्या हो जाता? विद्रोह हो जाता। किसान विद्रोह कर देते। या कुछ ज़मींदार वसूल लेते, तो वे लोग अंग्रेज़ों को क्या करते? देते। दोनों समस्या है यहाँ पे। समस्या को समझने का क्या करो? प्रयास करो। समझ में आया? तो जो ज़मींदार यहाँ पे इस अस्थायी बंदोबस्त के तहत अंग्रेज़ों को राजस्व नहीं देता था, उसकी ज़मींदारी को नीलाम किया जाता। अभी वही का है कहानी है कि जब नीलाम किया जाता तो वही राम कहानी है कि बहुत सारे इसमें ज़मींदार अपने ही एजेंट को क्या कर देते? नियुक्त कर देते। समझ में आ रहा है? तो जिससे कि उनके ही सगे-संबंधियों के पास उनकी ज़मींदारी क्या होती थी? चली जाती थी, जिनका कंट्रोल किनका रहता था? और मतलब ज़मींदारों का रहता था। तो कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे समझाना को कोशिश करना है कि लेकिन अंग्रेज़ों ने इस बात को जल्दी क्या कर लिया? समझ लिया। जब इसको समझ लिया तो अब अंग्रेज़ों ने कड़ाई से इस अस्थायी बंदोबस्त को लागू करवाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। अब कड़ाई से कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? क्या वो जो भी ज़मींदार की जो ज़मींदारी नीलामी हो रही है, क्या अब वैसा रह पाएगा? क्या करना है? समझना है। तो इससे क्या हुआ कि अब इन ज़मींदारों की जगह, ठीक है, जोतदारों का क्या होगा? तय हुआ। किसका? जोतदारों का क्या हो गया? तय हो गया। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जोतदार में कौन थे? बड़े-बड़े जो किसान थे, सक्षम जो किसान थे, इनका क्या हो गया? उदय हो गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जोतदारों का क्या होगा? उदय हो गया। समझते हैं यहाँ तक? और क्या प्रभाव पड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है? इसमें किसानों का तो शोषण हो रहा है। तो कोई गलत है? नहीं। किसानों का शोषण कहाँ है? शोषण यहाँ पे किसानों का हो ही। हाँ, ज़मींदारों की शक्ति यहाँ पे सीमित कर दी गई। ज़मींदारों की शक्ति यहाँ पे सीमित कर दी गई। अब इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है? मैं जो बातें बोल रहा हूँ इसको समझने की कोशिश करो। ये सब मैं लिखवाऊँगा आगे चल के। अभी लिखवा दूँगा तो फिर बुक में बहुत सारी बातें क्या पाएगी? मैच नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टॉपिक के थोड़ा मूल भाव को यहाँ पे समझने का प्रयास करो। आगे चल के जब फसलों का मूल्य क्या हो गया? आगे चल के जब फसलों का मूल्य क्या हो गया? अधिक हो गया। तो पुनः अब ये जो ज़मींदार थे, अपनी ज़मींदारी को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर पा रहे थे। जब ज़मींदार जब आगे आ गए हैं वापस, पुनः इन जोतदारों को क्या हो खत्म क्या हो गया? पतन हो। क्या है यहाँ पे? यही तो है, यही है पूरा का पूरा क्या? भाई बंधु, अब बताओ कोई समस्या है इसमें? लेकिन यहाँ में एक चीज़ को समझना है कि जब फसलों का जब मूल्य क्या हो गया? अधिक बढ़ने लगा, तो अब अस्थायी बंदोबस्त है, परमानेंट सेटलमेंट बोलेंगे। इसका इंग्लिश सब समझने की कोशिश करो, कैसा? स्थायी मतलब लग नहीं रहा है, परमानेंट। परमानेंट का मतलब क्या होता है? माने बिल्कुल सेटल। कि बोला जाएगा कि तुम कहाँ की हो तो क्या कहोगे? बिहार की। बिहार के तुम माने कहाँ की एकदम परमानेंट तुम बताओ, है कि नहीं है? बोलोगे भाई हम चंपारण के हैं। ये परमानेंट है। परमानेंट का मतलब अपने आप में क्या है? पूर्ण शब्द है। जब इसको छेड़ छाड़ क्या किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता।
अगर उस समय 5,000 लिया गया राजस्व जमींदारों से, तो अब आगे चल के कितना लेना है? 5,000 ही लेना। और अंग्रेजों ने शुरू में दिखाया था कि क्यों रखा। अंग्रेजों ने शुरू में ही स्थायी बंदोबस्त मैंने राजस्व की दर को क्या रखा, ऊंचा रखा, ताकि शुरू में जमींदारों को दिक्कत होगा। लेकिन अंग्रेजों को भी पता था कि आगे चल के जब कृषि वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी, तो फिर उनके पास पैसा क्या होने लगेगा, आने लगेगा, और जमींदार फिर अच्छी अच्छी स्थिति में क्या होंगे, आ जाएंगे। यही ना सोचना था। लेकिन हमें समझना है यहाँ पे कि कोई यहाँ पे अंबानी नहीं है, अडानी नहीं है, लोग इतने अमीर हैं, किसान भी गरीब है। ठीक है, किसानों को क्या देना है, भू राजस्व देना है। और जब यहाँ पे भू राजस्व की दर जब अधिक है, समस्या आएगी कि नहीं आएगी। जमींदार तो जैसे तैसे इन किसानों से क्या कर लेगा, निकाल ही लेगा, क्योंकि जमींदारों के पास लठायत है, लाठी वाले लोग हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो किसानों और जमींदारों के बीच हमेशा बनता ही नहीं था। और बनता तो इन जोतदारों का क्या होता, उदय नहीं होता, नहीं होता। सोचो, क्या अब इन जमींदारों और जोतदारों के बीच बनता होगा? तब नहीं बनता। जोतदार भी अपने आप को धीरे धीरे जमींदार टाइप को समझने लगे। जोतदारों को तो जो भी जमीन नीलामी होती थी, खरीद लिया जाता था जमींदारों की जमीन को। किया जा रहा था, क्यों किया जा रहा था ये? ठीक है, क्योंकि अब अंग्रेजों को पता लग गया अस्थाई बंदोबस्त। क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों का इस व्यवस्था को लागू करवाने के लिए जो उनका प्रशासन था, पहले से काफ़ी क्या हो गया, मजबूत हो गया। प्रशासन का क्या हो गया शुरू, पहले मजबूत नहीं था, बाद में प्रशासन क्या हो गया, मजबूत हो गया। कि जब लगा कि भाई ये तो जो जोतदार लोग हैं, सॉरी जमींदार लोग हैं, बड़ी क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं हमें भाई, ये हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अब यही चीज़ लाया गया और यहाँ पे जम के क्या हुआ, जमींदारों ने किसानों का क्या किया, शोषण किया। अब यही समस्या थी, 1793 में लाया गया। अब हुआ कि नहीं, अब अलग अलग क्षेत्रों में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अलग अलग क्षेत्रों में अब हम अलग अलग व्यवस्था क्या करेंगे, लाएंगे। इसी व्यवस्था को हम कंटिन्यू क्या करेंगे, जारी नहीं रखें। अब इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसीलिए यहाँ पे देखो, ये जो क्षेत्र है सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, ये दिख दिख रहा कि नहीं, ग्रीन, ने बंगाल का बहुत बड़ा क्षेत्र है। बंगाल के क्षेत्रों में पूरा पूरा कौन सा व्यवस्था था, स्थायी बंदोबस्त। यहाँ जमींदारी वाली व्यवस्था था, जमींदार राजस्व देते थे और अंग्रेजों को क्या करते थे, देते थे। शुरू में जमींदारों की स्थिति खराब थी, तो जोतदारों का उदय हुआ। बाद में फसलों का मूल्य बढ़ने लगा, ना जमींदारों की स्थिति क्या हो गई, ये हो गई, और बेचारे अंग्रेज इसमें देखते रह गए। नाम ही क्या था, परमानेंट सेटल। में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब अंग्रेजों को लगा कि अब हमें दूसरा करना चाहिए, है कि नहीं है। तो इसी तरीके से चलेगा तो काम बन पाएगा, अभी नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पे अंग्रेजों को लगा स्थायी बंदोबस्त के तहत शुरू में, भाई अगर अधिक से अधिक से हम लोग कर लेंगे, हमारे पास राजस्व वसूली होगी, है कि नहीं है, और इसमें हम लोग भी मदद कर पाएंगे। भी किसान है उनको मदद पाएंगे, कर पाएंगे, जो भी उद्यमी है उनको मदद कर पाएंगे, ताकि वे लोग व्यापारिक गतिविधियों को क्या करें, बढ़ाएं। ये ना उनका कॉन्सेप्ट था, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाए, और जिससे कि और ठीक है रेवेन्यू क्या हो सके, जनरेट हो सके। लेकिन ऐसा पूर्णतः इस अस्थायी बंदोबस्त के तहत हो पाया, नहीं हो पाया। उल्टा किसानों पे ही ठीक है खड़ी। अब उस समय यही था, उस समय रिकार्डो जो था ब्रिटिश अर्थशास्त्री, उसका नाम क्यों है अभी पूरा मैं नहीं बताऊंगा। रिकार्डो का ही कॉन्सेप्ट था, वो राज्य को लेके खुद क्या था, बेसिक कार को लेके बहुत अधिक मतलब आगे रहता था। आखिर उसकी विचार अच्छी नहीं होती तो अंग्रेज अपनाते हैं। तो अंग्रेजों के सेंस में अगर अच्छा है, इसका मतलब कि भारतीय के सेंस में क्या है, वो समझना है। उसने बोला कि ठीक है, कोई भी, ठीक है, यहाँ पे राज्य है, राज्य तभी चलेगा जब उसके पास क्या हो, औसत कर क्या होना चाहिए, होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, औसत कर यहाँ पे होना ही चाहिए। कम से कम राज्य के पास इतना कर है जिससे कि राज्य क्या हो सके, चल सके। तो ना सारा का सारा पुलिस प्रशासन जो भी नीतियाँ होगी राज्य लागू कर पाएगा।
अंग्रेज़ों को लगा यार बातें तो अच्छे कर रहा है। बंगाल में तो देख रहे हैं कि सारा मज़ा कौन मार रहा है? ज़मींदार मार ले रहा है। अब हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। चाहते तो यहाँ पे चेंज कर सकते थे, लेकिन समस्या थी, ज़मींदार लोग तुरंत क्या कर देता सब, विद्रोह कर देता। नाम ही है, ध्यान रखो, परमानेंट सेटलमेंट, तौलिया के रूप में ज़मींदार, मज़ाक बात नहीं है। समझ में आया? जब खुद फसलों का जब मूल्य बढ़ेगा, तो आगे चल के ज़मींदारों और किसानों के बीच, ठीक है, कुछ संबंध क्या होगा बे, दोनों हो रहा है। जब फसलों का अच्छा जब मूल्य नहीं है, समस्या है। आगे चल के जब अच्छा हो रहा है तो थोड़ा-सा बॉन्डिंग भी देखने के लिए मिल रहा है। दिक्कत? अब यहीं रिकार्डो के सिद्धांत को लेके, औसत कर को लेके यहाँ पे ध्यान दिया गया और यहाँ पे जो भी, ठीक है, अधिकारी जो लोग होते थे, गवर्नर जनरल लोग जो सब होता था, चीज़ों का बाकायदा क्या करता था, ध्यान देता था। अब इन क्षेत्रों पे देखो ये जो है कि नहीं है, पूरा पूरा इसमें क्या लाया गया, महालवाड़ी, क्या लाया गया, महालवाड़ी इन सारे क्षेत्रों में लाया गया, महालवाड़ी व्यवस्था लाया गया। महालवाड़ी व्यवस्था क्या किया गया, लाया गया। अब नाम ही लग रहा है महाल। महाल माने क्या होता है, महाल माने नहीं, मोहल्ला। मोहल्ला क्या होता है, मोहल्ला, ठीक है। बहुत सारा मोहल्ला को मना देंगे तो फिर एक गांव का क्या हो लगा, रूप ले लेगा। इनमें उन लोगों ने क्या बोला कि जो भी ऊपर कौन रहेगा, ब्रिटिश लोग रहेंगे ही रहेंगे ऊपर, कौन रहेगा, ब्रिटिश अधिकारी लोग रहेंगे। और नीचे यहाँ पे इन महालों का क्या रहेगा, मुखिया रहेगा, क्या रहेगा, मुखिया रहेगा। अब एक एक महालों में, ठीक है, जो भी एक मुखिया है, अब इस मुखिया की जिम्मेदारी है कि हमें क्या दे, वो राजस्व दे, क्या दे, राजस्व। अब यहाँ पे जो राजस्व जो चल रहा है, फिक्स क्या है, नहीं है। ये फिक्स हो जाएगा तो फिर परमानेंट क्या हो जाएगा, सेटलमेंट ही हो जाएगा। फसलों के अनुसार ये सब दाम में के अनुसार राजस्व ऊपर नीचे क्या करता रहता था, करता रहता था। कुल मिला के राजस्व का दर इन लोगों ने कभी नीचे क्या रखा, रखा ही नहीं, हमेशा कहाँ रखा, सब ऊपर ही रखा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुखिया की क्या जिम्मेदारी थी कि भाई एक एक गांव से क्या करे, एक एक किसान से क्या करे, राजस्व वसूली करे। अब इसको कहाँ दे, ब्रिटिश अधिकारियों के पास दे। अब इस महलवाड़ी व्यवस्था के तहत जो भी एक किसान राजस्व अगर नहीं दे पाता था, तो मुखिया दबाव लगाता था, जमीनें क्या करता था, बेच देता था। सबसे बड़ी समस्या थी ये कि अगर मुखिया ने अगर, ठीक है, राजस्व नहीं दिया ब्रिटिशों के पास, तो जिस गांव का मुखिया होता था, सारे गांव के लोगों को अंग्रेजों के द्वारा क्या दिया जाता था, पनिशमेंट भी दिया। ये बड़ी समस्या थी इसमें। तो यहाँ पे जोड़ देते थे, एक व्यक्ति ने अगर यहाँ पे राजस्व नहीं दिया तो लोग क्या कर देते, इसकी भूमि को क्या कर देते, बेच देते थे। समझ में आ रहा है? उसमें नीलाम कर देते थे कि ये किसान नहीं दे पा रहा है, अब किसान क्या है, नहीं है, मजदूर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुरंत भूमि बेच के मैंने हर हाल में क्या करना पड़ता था, देना पड़ता था। अब सोचो, अस्थाई बंदोबस्त इसका कंपेरिजन करो, क्या व्यवस्था और इस व्यवस्था में बहुत अधिक अंतर दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा। यहाँ पे मुखिया आ गया, देखिए, हाँ, वहाँ पे क्या था, जमींदार था, लेकिन वहाँ क्या था, फिक्स था, रेवेन्यू का दर क्या था, फिक्स था, ठीक है। वहाँ पे रेवेन्यू का जो दर था, राजस्व का दर क्या था, फिक्स था। यहाँ पे फिक्स क्या है, यही अंतर है। यहाँ पे भी किया गया, जो मुखिया होता था, मुखिया के द्वारा किसानों का क्या कर दिया जाता था, कर दिया जाता था, क्योंकि मुखिया अब सर्वे सर्वा हो गया उस गांव का। ये अंग्रेजों का क्या है, पूरा का पूरा नज़दीकी है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे भी हम देखें तो अंग्रेजों, सॉरी, किसानों का क्या हो रहा है, सर। अब ये क्षेत्र देख सकती हो, इधर पंजाब हरियाणा है कि नहीं है, इधर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में क्या लागू हुआ था, महलवाड़ी बंदोबस्त ही लागू किया। देखो, अब यहाँ पे एक प्रेसिडेंसी के रूप में नहीं लेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंसी लेंगे तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ, मद्रास में हुआ, बम्बई में हुआ, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में अंग्रेज अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, उसको लागू कर। समझ में आया कि नहीं आया?
अब यहाँ पे इसमें क्या समस्या थी कि मुखिया होता था, ठीक है? अब यहाँ पे सर्वे-सर्वा कौन हो गया? मुखिया हो गया। बड़ी समस्या थी। अब तीसरा जो लाया गया, ठीक है? क्या लाया गया? रैयतवाड़ी व्यवस्था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत आगे और हम लोग बेहतरीन तरीके से जानेंगे इसको, अभी बस थोड़ा संक्षेप में इसका कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करो। यहाँ पे अब हटा दिया गया कि भाई किसानों का इसमें शोषण हो रहा है। कर रहे हैं खुद, है कि नहीं है? बीच में मीडिएटर कोई और है। अब यहाँ पे हुआ कि नहीं, इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत हम इन दोनों को हटा देते हैं, ज़मींदारों को भी और मुखिया को भी क्या करते हैं? हटा देते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट जो यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत कौन राजस्व की वसूली करेगा? यहाँ पे एक तरफ कौन रहेगा? अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी डायरेक्ट, ठीक है? माने प्रत्यक्ष रूप से किससे वसूल करेगा? रैयतों से। किसानों से क्या करेगा? समझ में आ रहा है? और यहाँ पे अब क्या राजस्व का दर क्या होगा? फिक्स होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसको लाया किसके द्वारा गया? मैं बताऊँ, मुनरो के द्वारा। और उसको भी लिख लेना, महालवाड़ी को किसके द्वारा लाया गया? ठीक है, मैकेंजी के द्वारा। ठीक है, इसको मुनरो के द्वारा कब लाया गया? 1820 में इसको लाया गया, ठीक है। और 1819 में किसको लाया गया? महालवाड़ी को लाया गया। देखो सुधार हो रहा है। सुधार के क्रम को क्या करना है? हमको ध्यान में रखना है। 1793, 1819 और 1820 में। अब इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत बोल दिया गया कि अंग्रेज अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से क्या करेंगे? किसानों से कर वसूली करेंगे। राजस्व यहाँ पे फिक्स होगा, क्योंकि फिक्स का मामला अब ये सब हटा दिया है। बंगाल से ये सब सबक सीख लिया कि नहीं, फिक्स में क्या करना है, नहीं करना। अब स्वाभाविक है, देखो फिक्स करना नहीं है तो किसानों को यहाँ पे राजस्व देना है, तो धीरे 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 इस समय तक अच्छा खासा मुद्रा का प्रचलन क्या हो चुका था? हो चुका था। अब अंग्रेज अधिकारी जब टैक्स राजस्व वसूली किया जाएगा तो कोई क्या धान नाप के देगा उसको? चावल नाप के देगा उसको? मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, इस अच्छा तरीके से चल रहा था। चाहे वो अस्थाई में हो, चाहे वो महालवाड़ी में हो, मुद्रा अच्छा खासा आ चुका था। अब उनको क्या देना पड़ता था? मुद्रा देना पड़ता था किसानों को। अकबर का समय नहीं चल रहा है कि अगर भाई नगद नहीं है तो क्या दे दो, हमें अनाज ही दे दो। अब यहाँ पे एकदम मतलब नकद की बात की जा रही है। और इस नकद के लिए अब किसानों को, जो भी साहूकार होते थे, व्यापारी होते थे, उन्हें क्या करना पड़ता था? डिपेंडेंट रहना पड़ता था। अब अंग्रेज अधिकारी यहाँ पे जो भी कर होता था लगा देते थे। अब यहाँ पे बिचौलिए के रूप में कौन है? अंग्रेज अधिकारी है। हर जगह बिचौलिया है यहाँ पे, लेकिन यही है कि अंग्रेज अधिकारी चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या है, लोग हैं यहाँ पे, प्रत्यक्ष रूप से हैं यहाँ पे। जमींदार और जो महालवाड़ी व्यवस्था थी, गांव का मुखिया था, वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा जुड़ा हुआ क्या था? नहीं था, वो प्रत्यक्ष रूप से। अब बताओ कोई समस्या है यहाँ? क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और शुरू हो गया अब किसानों को, अब यहाँ पे अंग्रेज अधिकारियों को जो भी यहाँ पे राजस्व क्या करना पड़ता था? देना पड़ता था। अब इस राजस्व के लिए किसानों को अपनी, ठीक है, फसल को क्या करना पड़ता था? बेचना पड़ता था। कोई दिक्कत? फसल को जब तक बेचेंगे नहीं किसान, राजस्व कैसे देंगे? फसल कहाँ जाएंगे बेचने? साहूकार के पास। साहूकार के पास फसल बेचने के लिए जा रहे हैं, साहूकार उसको फसल को औने पौने दाम में, कितने दाम में? औने पौने दाम में। औने पौने दाम में। अब दो दो जगह इनका शोषण हो रहा है। एक तो साहूकार कर रहा है और ऊपर से कौन कर रहा है? अंग्रेज। अंग्रेज अधिकारी कर। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? और अस्थाई बंदोबस्त में कौन था? जमींदार था। महालवाड़ी में कौन था? मुखिया था। ये लोग क्या करते थे कि नहीं गद्दा को अनाजे दे दो, अपने लोग लेके जाते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमको वही दे दो। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो गया, एक अनिवार्य जो नकद मुद्रा का जो प्रचलन था सबसे अधिक इस वाड़ी व्यवस्था में देखने के लिए क्या होता है? और उस मुद्रा के लिए डिपेंडेंट करता है कि भाई साहूकार व्यापारी पर डिपेंड। अब वो अच्छी फसल में दाम खरीदने के लिए तैयार नहीं है, जा रहे हैं मंडियों में औने पौने दाम में क्या कर रहे हैं? बेच के आ जा रहे हैं।
और अनिवार्य रूप से जो लोग अंग्रेज अधिकारियों को पूरा सब बंदूक-वंदूक लेके सब आता था। समझ में आ रहा है ना? 3-4 इनके बॉडीगार्ड, उन्हें देना ही पड़ता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक ज़मींदार आया लठैत-वठैत लेके यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या कर लिया, हंगामा भी कर लिया। महलवाड़ी में गाँव का मुखिया है, वहाँ भी माने थोड़ा बहुत हंगामा हो सकता है, यहाँ एकदम नहीं हो सकता है, तुरंत सब गोली मार देगा। इसको समझने का क्या करो, प्रयास करो। तो इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को अगर तीनों व्यवस्थाओं में अगर देखा जाए तो सबसे कठोरता से इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को क्या किया गया? किसानों के यहाँ 2-2 जगह हमें शोषण होता हुआ क्या कर रहा है? दिखाई दे रहा है, बेचारे किसान दब गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही है। अब यहाँ पे अब बोल दिया गया, जोड़ दिया कि किसानों की स्थिति और खराब क्यों हो गई? जोड़ दिया औद्योगिकरण से। इंग्लैंड में क्या हुआ? औद्योगिकरण हुआ। उस औद्योगिकरण से कच्चे माल की ज़रूरत हुई। जब कपास कपड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, कपड़ा को समझो। कपड़ा आज के समय में इतनी सारी माने हमको लग रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्रांड किसका होगा? कपड़ा का ही होगा। फिर भी किसी का सेलिंग रुक रहा है। जैसे-जैसे आबादी बढ़ रही है, फ़ोन तो नहीं रहेगा, काम चल जाएगा। टीवी नहीं रहेगा, काम चल जाएगा। कपड़ा के बिना बन पाएगा? फैशन का जब से कपड़ा और रूप ले लिया है, तब से कपड़ा का इतना डिमांड बढ़ गया है कि अभी समय में अगर क्या लोग बोलते हैं, "अरे! कुछ नहीं अगर आता है तुमको तो कपड़ा का क्या करो, दुकान खोल लो।" एवरग्रीन है। कुछ नहीं अगर तुमको आता है तो क्या कर लो? कपड़ा का दुकान खोल लो। कुछ नहीं आता है तो तुम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑटोमोबाइल ये क्या बोलते हैं ट्रैक्टर वगैरह का ये सब का क्या करो? दुकान खरीदो। लेकिन इसमें सबसे टॉप में कौन होता है? कपड़ा होता है। तो क्यों? क्योंकि मार्केट में जिस चीज़ की सबसे डिमांड है वो क्या है वो? आज से है, उसी समय से चला आ रहा है। सोचो अब कपास को लेके इस तरह दिमाग खोलना पड़ेगा। नहीं खोलोगी तो फिर लगेगा कपड़ा ही क्यों? औद्योगिकरण में सबसे इम्पोर्टेंट वस्तु कपड़ा है, रेल है, शुरू हो गया। अब ये कहानी तुम लोग पता है कि उस समय कपड़े की ठीक है, गुणवत्ता बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता बनाने के लिए कपास की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। और कपास में नंबर 1 अमेरिका अभी भी आता है। आज से नहीं आ रहा है, अमेरिका की जो कपड़ों के लिए जो वो फल जो नमी हो गया, टेम्परेचर हो गया, वर्षा हो गया, सब ठीक है, अनुकूल है वहाँ पे। इस कपड़ा होता है, दक्षिणी अमेरिका में ठीक-ठाक कपड़ा। दिक्कत? उसके बाद से पता है तुम्हें कि औद्योगिकरण चल रहा है, रॉ मटेरियल कच्चा कपास की ज़रूरत है कि नहीं है? कच्चा कपास लोग क्या करता था, ले जाता था इंग्लैंड और एक बार कपास अगर तोड़ लिया जाए उसको, ठीक है, तो फिर उसके लिए बहुत अधिक माने टेम्परेचर की ज़रूरत क्या पड़ती है? नहीं पड़ती। इंग्लैंड की जलवायु उसके लिए बिल्कुल क्या है, नम है। नमी वाला जलवायु चाहिए और पहले तुम लोग पढ़ चुके हो वर्ल्ड हिस्ट्री में। कपड़ों के लिए क्या होना चाहिए? नम जलवायु होना चाहिए। कपास के लिए नहीं, कपड़ों के लिए मैंने वहाँ कपास के लिए वहाँ पे सुखाने-उखाने के लिए करने के लिए उतना अधिक टेम्परेचर क्या चाहिए? नहीं चाहिए। यहाँ पे आराम से लोग जा रहा है सब। वो उन कपड़ों को सुताई का कपड़ा जब आज जब तैयार हो गया, फेंक दिया एकदम रुई भूगा फेंक दिया। अब उसको क्या करना है? सूतन बनाना है? सूत बनाओ भाई आराम से। औद्योगिकरण में तुम लोग पढ़ चुके हो बकायदा महिलाओं को ठीक है, शुरू में एक-एक गट्ठर दिया जाता था कि नहीं था? फिर घर पे पहुँचाया जाता था, फिर वो महिलाएँ ठीक है, सूत काट के पहुँचवाती थी। बड़ी समस्या होती थी। बाद में ठीक है, जैसे-जैसे डिमांड बढ़ने लगी गई तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे जो कुटीर उद्योग से धीरे-धीरे कि लघु उद्योग हो गया, मध्यम उद्योग आ गया, बृहद उद्योग क्या हो गया? चलने लगा। बहुत सारे मज़दूर एक जगह क्या हो गए? इकट्ठा काम करने लगे। अब ये वही सारी चीज़ें हैं। और 1860 के आस-पास तुम लोग पता है ये क्या हो गया वहाँ पे? गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध की वजह से समस्या आ गई। मैंने वही 60 1860 के दशक में इतना टेंशन नहीं लेना है। दिक्कत? तो कपड़ा का वहाँ पे रुक गया। अब आनन-फानन में समझने की प्रयास करो। आनन-फानन में बोला गया कि अब भारतीय किसानों पे लाद दिया गया। भारत के लोग क्या करेंगे? कपास लगाएँगे। क्या लोग बिहार में लगाएँगे कपास? बिहार की जलवायु कपड़ा के लिए ठीक, कपास के लिए बहुत अच्छी।
ये तुम लोग 112 दिनों से अधिक क्या चाहिए? धूप चाहिए, है कि नहीं है? इतना दिन जाएगा भी नहीं बिहार में, 6 महीना बाद पता चलेगा क्या आ गया, 8 महीने बाद पता लगा बरसा ही हो गया। कपड़ा के लिए सबसे ने ये वाला जो इलाका है दक्कन का, गुजरात का, काठियावाड़ वाला जो क्षेत्र है, अच्छा माना जाता है, हो जाएगा। बहुत अधिक वर्षा नहीं चाहिए, टेम्परेचर यहाँ पे चाहिए, दिन चाहिए ही चाहिए। समस्या अब इन्हीं अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा बोला जा रहा है कि इनको साहूकारों को तुम लोग क्या करो, ब्याज बांटो भाई। इन साहूकारों को क्या किया गया? पैसा मात्रा में साहूकार को दिया गया। तो ये पैसा सोचो, अंग्रेज अधिकारी डायरेक्ट किसान को नहीं दे दे सकता था? दे सकता था कि नहीं दे सकता था? लेकिन डायरेक्ट दे देता तो फिर समस्या होती कि नहीं होती? उनको तो यही है अंग्रेजों का खेल। अब किसानों को पैसा डायरेक्ट ना दे के साहूकारों को दिया जाने लगा। साहूकार तो भाई किसान से निकाल ही लेंगे, और हम किसानों को डायरेक्ट दे दे तो फिर क्या हो जाएगी? समस्या हो जाएगी, किसान हमारे खिलाफ क्या हो जाएंगे? साहूकारों को मिलने लगा। सोचो 1% में अगर अंग्रेज पैसा देगा तो साहूकार को क्या लगा, अरे ले लो भाई, 1% में अगर हमें दे रहा है, हम किसानों को 2% में बांट देंगे। साहूकार बिल्कुल बैंक बन गया। समझ में आ रहा है? जब बैंक जब बन गए यहाँ पे, तो अंग्रेजों के द्वारा आप सोचो बांटा जा रहा है किसी लिए कि ताकि कि किसान के पास ये पैसा पहुंचे, और किसान क्या करे भाई, कपास लगाए। तो यहाँ पे मीडिएटर किसको बना लिया गया? साहूकार और जमींदार, मैंने साहूकार और जो व्यापारी थे उनको बना लिया गया, और ये लोग आसानी से उनके जाल में फंस गए। फंस क्या कहे गए? देखो व्यक्ति का नेचर होता है, जहाँ मुनाफा देखता है व्यक्ति जाता है, उनको लगा भाई मुनाफा हो रहा है। दूरदर्शिता अच्छे तरीके से कोई अपना नहीं पाया, और किसानों को औने पौने दाम में क्या किया गया? पैसा बांटा गया। अब जो साहूकार है, व्यापारी है, किसानों को पैसा बांट रहे हैं क्या? ये बैंक है, बैंक से लोन तुम लोगी, तुम लोन लेके मुझे दे रही हो, तो क्या बैंक मुझे आएगा पकड़ने? बैंक तुम्हें पकड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक यही चीज हुआ। अब अंग्रेज अधिकारी सबको डंडा करने लगा ऊपर से, किनको? साहूकारों को। क्योंकि जैसे ही गृह युद्ध खत्म हो गया, सप्लाई शुरू हो गया वहां से। कहाँ से? अमेरिका से। भारत की कपास को ठीक है जरूरत ही नहीं है, वैसे भी भारत में कपास की जो गुणवत्ता होती है बहुत अच्छी क्या होती है? नहीं, माने अमेरिका के कंपेरिजन में अच्छी नहीं होती। स्वाभाविक है भाई कि वे भारत से क्यों ले जाएंगे, तो धीरे धीरे यहाँ पे डिमांड क्या हो गया? अब कम हो गया। अब कपास को लगाने के लिए मैंने कल ही बताया था, क्या है कोई किताबी भाषा है? बिल्कुल नहीं। कपास को लगाने के लिए हमें पता है कि गन्ना जैसे मेहनत चाहिए, इसमें लागत चाहिए। क्या चाहिए? लागत चाहिए। और लागत ये जब चाहिए तो ये लागत सारा का सारा कैसा लगाते हैं? ऋण है, जो किसान पूरा लिया। इससे आ रही कि नहीं आ रही है? हो गया खेल यहाँ से। अब जब ब्लॉक कर दिया गया, देखेंगे और भी कहानी है, इन्हें मूल रूप समझने की कोशिश करो। जब वहाँ पे रुक गया भारत से, ठीक है, कपासों का जो निर्यात है रुक गया, तो फिर इन किसानों के सामने गंभीर संकट का क्या हो गया? क्या उत्पन्न हो गया? यही कपास दक्कन के विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण है। अगर ये कपास अगर नहीं होता तो शायद इतने लंबे समय तक वहाँ विद्रोह क्या होता? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे अंग्रेज बिल्कुल क्या हो जा रहे हैं? बच जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं? बच जा रहे हैं। अंग्रेजों का क्या डायरेक्ट किसानों से कोई संबंध हो रहा है? किसान कपास उगा रहे हैं, क्या खरीदने अंग्रेज आएगा? नहीं। कपास कौन खरीद रहा है? वही साहूकार और किसान, क्या बोलते हैं, व्यापारी खरीद रहा है। और ये साहूकार व्यापारी किसको बेच रहा है? अंग्रेजों को बेच रहा है। हर जगह अंग्रेज यहाँ पे सब बच गया। यही किसी का फायदा मिला सबको, यहाँ पे बच गया, तो फिर अब किसानों और किस पे? साहूकारों में समस्या पैदा हो गई। साहूकार वसूली करने के लिए अब किसानों को सब अथी करने, जबरदस्ती करने, किसान सब उग्र हो गया। बहुत खींचा गया, बुक में कितना अच्छे खींचा गया है कि भाई एक एक किसान की स्थिति ऐसे हो गई थी कि अपने बैल, ये है कि नहीं है, अपने बैल हल बेचना पड़ता था, बाकायदा स्टाम्प लगवा लिया जाता था इन साहूकारों के द्वारा।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अंग्रेज ऊपर से सब समझ रहा है सब, लेकिन सब खेल देख रहा है सब। नियम कानून सब यहाँ पे लगा हुआ है, उस हिसाब से अंग्रेजों को सब पता है। लेकिन ये सब किसान और साहूकार दोनों कठपुतली बने हुए हैं, घूम रहे हैं, और दोनों को खूब क्या कर रहा है, सब बढ़ा रहा है। यही है यहाँ पे, किसान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया, फाइनली इन लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1870-80 के दशक में जाते थे, क्या हो गया, किसानों का विद्रोह हो गया। दिक्कत क्या, समस्या यही है। बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे, यही पूरा पूरा टॉपिक का क्या है, दिया हुआ है कोर। अब शुरू में देखो बंगाल का दिया था ना बंगाल का। क्या बंगाल का जो दिया था, क्या क्यों दिया गया था, क्योंकि उसको सबको कहाँ लपेटना था, अस्थाई बंदोबस्त में लपेटना था। जमींदारों को भी कहाँ लपेटना था, सॉरी, जनजातियों को भी कहाँ लपेटना था, अस्थाई बंदोबस्त में लपेटना था। क्या अलग से उनको लपेटना था, यही था। बताओ कोई समस्या है? समस्या हो तो फिर बताओ, ठीक है, फिर से बताने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पे समस्या क्या यहाँ पे शुरू हो गई, यहाँ पे अब जो भी यहाँ पे जमींदार है, जो भी किसान है, जो भी मजदूर है, जो भी व्यापारी है, जो भी साहूकार है, ठीक है, मैंने जिनको क्या बोला गया, आम जनता की कैटेगरी में क्या किया गया, रखा गया। अब दूसरा जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग में से वैसे कौन आएगा, जमींदार भी आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे शासक वर्ग में मैंने राजा को ले लिया, जमींदार को ले लिया, ठीक है। इनको लिए क्या लाया गया भाई, सहायक संधि लाया गया, समझौता पकड़ा दिया गया, है ना सहायक संधि। कोई भी शासक अब सेना नहीं रखेगा, ठीक है, सेना को भंग कर दिया गया। आप क्या रखेंगे भाई, हमारी सेना है ना, हमारी सेना को आप जितना अपनी सेना रखेंगे तो पैसा लगेगा आपको, वेतन दीजिएगा, मेंटेन करिए, उससे कम में हम क्या कर देंगे आपको, सैनिक सेवा दे देंगे। राजा को लगता है बाप, ये भाई ये नहीं है, सबको भाई वेतन देने से डर लगता है। आज से नहीं, बहुत पहले से है। एक बार वेतन देना, दो बार देना है, रेगुलर देते रहना। धन का बहिर्गमन कंटिन्यू रूप से होता रहे, उसके लिए बहुत रिसोर्स की क्या पड़ती है, जरूरत होती है। तो सरकार भर्ती नहीं निकालती, तो एक व्यक्ति अगर जॉब कर रहा है, अभी कोरोना के समय में, कोरोना है कुछ है, सरकारी नौकरी है, सबका वेतन कट गया, लेकिन सरकारी लोगों को वेतन क्या हुआ, नहीं कटा। जितना उनका मूल वेतन है वो मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार को क्या करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। जीडीपी माइनस में चला गया, क्या सरकारी वेतन रुक गया, नहीं रुक गया, समझना है तुम। भाई स्वाभाविक है, अब राजाओं के द्वारा सहायक संधि को क्या कर लिया गया, अपना लिया गया। भाई इसमें राजाओं को ऐसे ही क्या कर दिया गया, कमजोर बना दिया, कमजोर बना दिया गया। तो फिर अब उस पे अलग अलग नीतियाँ थोपना बहुत क्या है, और यही थोप दिया गया। उसके बाद कौन सा, गोद निषेध प्रणाली, गोद, ठीक है, निषेध प्रणाली, के डॉक्टरीन लैब्स बोलते हैं इसको, डॉक्टरीन। बोल दिएगा कि कोई राजा का अगर अपना बेटा नहीं है तो क्या करेगा, तो अपना क्या करना पड़ेगा, राजपाट किसको देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, अंग्रेजों को देना पड़ेगा। इसीलिए बेचारी झांसी की रानी परेशान हो गई। नाना था, बाजीराव प्रथम था, कैसा पुत्र था, दत्तक पुत्र था, वो भी परेशान हो गया, ये तो मेरा भी सब हड़प लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ऐसे हम लोग देखेंगे कि कई सारे शासक थे उस समय, इसी के डर से सोचो, नीचे दक्षिण भारत में, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो कौन सा मूवी था, बना था ना वो, पुरुष बना दिया गया उसको, जो भी नाम था, ठीक है, कुछ उसी के कॉन्सेप्ट में, खैर ठीक है, हम लोग देखेंगे उसको भी आगे। लेकिन यहाँ समझने की कोशिश करो, सहायक संधि गोद निषेध प्रणाली के तहत किनको कर दिया गया, इन राजाओं को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और बाकी जितना वर्ग बचता है, ठीक है, अस्थाई, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी, इसके जरिए क्या कर, भारत में बचा है क्या, एक ही चीज बचा, और क्या है, असंतोष है।
जनजाति भी इसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि जनजातीय भी संथाल लोग ये स्थायी बंदोबस्त से क्या थे परेशान। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ है ही नहीं, एक ही चीज़ है, क्या है वो? असंतोष है। और 1857 में बाहर क्या होती है, निकल के आती है। अब इस 1857 में एक चीज़ और यहाँ पे जुड़ जाएगा, और क्या हो जाएगा? सैनिक असंतोष। क्या? वही, क्या बोलते हैं, गाय की चर्बी वाली कारतूस को किससे करना? मुँह से खींचना। मंगल पांडे क्या था? एक ब्राह्मण था, पांडे लगा हुआ, नाम ही लगा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जाता है मंगल पांडे को एक पानी देने के लिए, ऐसा ठीक है, कहानी है, दिया है इस बुक में भी। एक उतर जाता है पानी देने के लिए, तो मंगल पांडे पानी नहीं पीता है। क्या कर जाएंगे? अष्ट माने अशुद्ध हो जाएंगे, अछूत हो जाएंगे। फिर एक अंग्रेज अधिकारी कमेंट कसता है, बहुत पहले क्या हो चुके हैं, अशुद्ध हो चुके, डेली की डेली अपनी गाय माता का चर्बी क्या कर रहे हो, मुंह से खींच रहे हो। कारतूस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कारतूस जो होता है ना अभी, अब तो स्टैंडर्ड हो गया, पहले खींचना पड़ता था उसको मुंह से। छोटा जो है, बुलेट बोलते हैं उसको, ठीक है, बुलेट को ऊपर के पोर्शन को खींचना पड़ता था उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अभी भी गांव में तुमको उस पर दिखाए हैं ना। हम्म। उसको खींचना पड़ता था, खींच के तब क्या करना पड़ता था, उसको लगाना पड़ता था। अगर वो नहीं रहता तो फिर दिक्कत होता, ठीक है, वो सही तरीके से बना नहीं होता था वो। अगर वो रहता था तो टाइट होता था, उसको बस जब यूज करना होता था, बंदूक में डालना होता तब उसको क्या करते थे, निकालते थे। और इतना टाइट होता था कि हाथ ऐसे ऐसे नहीं, दांत से कस खींचना पड़ता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो चर्बी होता है, चर्बी पता है ना? चर्बी गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। हम क्या हो जाएगा, जम जाएगा। चर्बी अब नॉर्मल टेम्परेचर में क्या, चर्बी कभी गल पाएगा? हमेशा क्या रहेगा वो, जमा रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? जमा रहता था, उसे भी निकालना पड़ता था उसको, के अंदर का मटेरियल क्या रहे, सेफ रहे, निकाल दिया जाता था। दिक्कत यहाँ पे अब कुछ वैसा वर्ग दिख ही नहीं रहा है भारत में। अब जो भी यहाँ पे गोद निषेध प्रणाली के तहत शासकों को अपने क्षेत्र से निर्वासित कर दिया जाता था, अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया जाता था। जाओ भाई, हम थोड़ा बहुत पेंशन देंगे, तुम रहो अपना, कि नहीं, तुमको अपना राजपाट की फिक्र करने की जरूरत क्या है? यही खेल हो रहा है। क्या इसमें बताओ, कोई दिक्कत है? अब ये संतोष कब भड़केगा? 1857 की क्रांति में क्या होगा, भड़किए जाए। नेक्स्ट टॉपिक वही 1857। जब तक ये नहीं समझोगे अस्थाई बंदोबस्त, अब इसमें तुम लोग बुक में सहायक संधि गोद निषेध प्रणाली शायद नहीं के बराबर दिया, हलवाड़ी भी नहीं दिया, तो ये मैं लिंक कर रहा हूँ तो कह रही हौच पौच हो जा रहा है। बताओ क्या हौच पौच हो जा रहा है, थोड़ा एक बार पढ़ के देखो अपना। ना लंबा लंबा सब करती हो हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा छोटा करो ना, और उसको इतना लंबा सब तुम लोग लाइन बाय लाइन लिख लेती हो। तो क्या बताओ, अब थोड़ा एक बार देखो, और ठीक है, एक्सक्यूज मैं नहीं चाहता हूँ। क्या रैयत के लिए इतना ही कम का मतलब क्या है? यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट देखी है कि इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को कब लागू किया गया, इसमें किया क्या जा रहा था। मैंने पूछा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, इसके प्रभाव को बताओ, कि भाई किस प्रकार से इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के चलते किसानों और साहूकारों के बीच क्या हो गया, समस्या उत्पन्न हो गई। तो कौरी नहीं जान रहे क्या? मैंने अब मैं बताया तो मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ दोबारा, दिक्कत है इसमें? अब क्या, अब कहेंगे कि किसानों और साहूकारों के बीच जो समस्या हुई है, ठीक है, क्या अपने आप आ गया है? मेन इसका बीच का जड़ कौन है? ये अधिकारी नहीं, रैयतवाड़ी क्या है, व्यवस्था है। इस चीज को समझो, अगर वो रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत कठोरता से अगर उसको लागू नहीं किया जाता, और उस रैयतवाड़ी की व्यवस्था के तहत, ठीक है, उस समय अगर कपास का प्रोडक्शन अधिक क्या करवाया था, नहीं करवाया था, अगर उतना ऋण अगर नहीं बांटा गया होता, फिर क्या होता ऐसा?
साहूकार की जगह अगर ऐसा अगर मतलब हुआ होता तो साहूकार की जगह कौन होते? अंग्रेज होते। अंग्रेजों का फिर से विद्रोह क्या करना पड़ता? झेलना पड़ता। और हमें पता है कि विद्रोह कब हो रहा है? 1870-80 के दशक में हो रहा है। अब यही है, तुम लोग रटोगे इसी समय, इसी समय, ठीक है? आंसर राइटिंग में इतना कोई ज़रूरी नहीं है। 1870-80 के दशक में हुआ, बस इतना है। अब क्या किस दिन आग भड़का है, कोई जब बोल पाएगा? बोलेंगे 1857 का, तुम एक निश्चित कोई डेट बताओ कि किस दिन शुरू हुआ। आज तक कोई बुक ऐसा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसको ठीक है लगभग में काम चलाना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरी की पूरी कहानी यही है। इसके बाहर यहाँ पे कुछ नहीं है तुम लोगों को। अब इसको मैं और अच्छे तरीके से जब पढ़ाऊँगा, मेन सिलेबस में आऊँगा, वहाँ भी पढ़ाना है और वहाँ पे भी शामिल करना है। वहाँ पे भी इसकी इतना बता देंगे, तो वहाँ पे जब और बताएँगे तो और भी दिमाग क्या होगा, खुलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो रिप्लाई थोड़ा-सा ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो पूछो। ये चीज़ बार-बार बोलना ठीक नहीं लगता है, ठीक है? इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना पानी पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं और कल जब रिस्पॉन्स करने की बारी आ रही है तो सरेंडर कर दे रहे हो। तो ठीक से पढ़ाई नहीं हुआ था। देखो उधर पन्ना उल्टाओ, क्या समस्या है देखो। थोड़ा सा देख के एक बार सरसरी निगाहों से देखो कि क्या समस्या है इसमें, क्या नहीं समझ में आ रहा है। तुमको भी अगर कोई समस्या है तो बोलो। नहीं जैसे है ना। हाँ। राइट अवे क्यों भुलाइल टाइप का हो जा रहा है? अब क्या दिक्कत है इस लेक्चर में? कल भी तो ऐसे ही बताए थे कि कल कोई अलग से बताए थे। हम्म। नहीं। अब हो जाएगा। कल पूछेंगे हम फिर से। समझ में आया कि नहीं आया? और अच्छे से तुम्हारा ठीक है आज का, तुम्हारा इसी तरह से बोलने का क्या करो, प्रैक्टिस करो, मैंने एकदम खुला फ्री हो गए। जो बोल रही हो, गलती बोल रही हो, सही बोल रही हो, ठीक है, उसमें समस्या आएगी, लेकिन ये जो खुलापन है ये आना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस, यही होता है कॉन्फिडेंस। आज तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। तुम्हारा आज कॉन्फिडेंस बहुत क्या था, शुरू से ही मैंने एकदम डाउन है। पढ़ाई के समय जैसे यहाँ बैठती हो सब भुला जाओ, ठीक है? मेंटलिटी कुछ लेके नहीं चलना। यहाँ पे बैठ रही हो तो सिर्फ तुम स्टूडेंट हो और उसके नाते मैं यहाँ पे टीचर हूँ। बाकी दुनिया उनिया सब भाड़ में जाए, कहीं कुछ नहीं। ताक पे रखो, किनारे रखो, तब जाके पढ़ाई हो पाएगा। ठीक है, तो इसको हटाएं आप। हटाने के बाद इसका एक उसका ओवरव्यू लेना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? ओवरव्यू नहीं लेंगे तो फिर समस्या आएगी ही आएगी। इसको रोक दे, सेपरेट बना दे लेक्चर।